तीसरा विकल्प भी यहां सामने आएगा, थर्ड फ्रंट ऑप्शन देखने को मिलेगा। और एजेंडा की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के भक्त चरणदास, बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेडी के विजयंत जय पांडा और साथ ही राजदीप सरदेसाई। राजदीप, अगर नेशनल लेवल की एक क्राइसिस है लीडरशिप की कांग्रेस बीजेपी में, जो हम थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं या रीजनल स्ट्रांग लीडर्स की बात कर रहे हैं, मुलायम है, मायावती है, ममता बनर्जी है, नवीन पटनायक है, नीतीश कुमार है, इनमें से क्या आपको लगता है कि कोई एक क्रेडिबल लीडरशिप दे सकता है आज की तारीख में पूरे देश को? मुझे नहीं लगता ये जो तीसरा फ्रंट है, जय कह रहे हैं कि तीसरा फ्रंट जो है वो उभर कर आ रहा है या आगे आ रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि हां, रीजनल जो क्षेत्रीय दल है उनकी जो जोर है वो बढ़ रही है, पर उनमें कोई ऐसा एक नेता नहीं दिखाई देता जो पूरा थर्ड फ्रंट मानेगा कि यही हमारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन सकता है। 96 में स्थिति कुछ अलग थी, अब ऐसी स्थिति है लालू और नीतीश एक साथ नहीं आ सकते, ममता और लेफ्ट एक साथ नहीं आ सकते, मुलायम और मायावती एक साथ नहीं आ सकते, जगन रेड्डी और चंद्रबाबू एक साथ नहीं आ सकते। तो तीसरे मोर्चे में भी बिखराव है। तो आज की राजनीति में जो हम देख रहे हैं वो सभी तरफ बिखराव है, तीसरे मोर्चे में बिखराव है, और कोई एक ऐसा नेता उभर कर नहीं आ रहा है जिसमें आप कह सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि लोगों में उस एक मेव नेता में विश्वास है। उसी तरह से बीजेपी में भी कोई ऐसा एक नेता नहीं है। भले ही बीजेपी कहे कि नरेंद्र मोदी नंबर 1 है, लेकिन आप ये जानिए कि केरल में, बंगाल में नरेंद्र मोदी कोई बीजेपी को कोई सीट नहीं दे पाएंगे। और कांग्रेस में भी आपने देखा होगा राहुल गांधी तो उत्तर प्रदेश में भी पार्टी को सीट नहीं ला पाए। तो एक नेतृत्व का एक अभाव है, और ये तीसरे मोर्चे में भी दिखाई देता है। और तीसरे मोर्चे के ये जितने भी पार्टी हैं, ये केवल अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं कि अगली सरकार में जिस पार्टी के साथ हम जा सके, उस पार्टी के साथ अगर हम सरकार में जा सके तो हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। तो आप इस बात को भी रूल आउट नहीं कर सकते कि एक साथ बाद वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ समझौता कर ले अगर नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री का दावेदार बने। और जय पांडा, इनफैक्ट हमने इसके पहले भी देखा है, जब जब एक ऑल्टरनेटिव सरकार की बात की गई है इस देश में, कभी उनको बीजेपी लेफ्ट और राइट ने बाहर से सपोर्ट किया है, तो कभी कांग्रेस और लेफ्ट ने बाहर से सपोर्ट किया है। ये जो विचारधारा, बुनियादी सिद्धांतों की बात की जाती है, ये जब सरकारें बनती हैं कहीं ना कहीं आकर खत्म हो जाती हैं। ऐसे में ये थर्ड फ्रंट में ये टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ वाली भी बात है क्या? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ऐसे मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं। मैं 2-3 बात कहना चाहूंगा। पहले ये जो आरोप लगता है कि थर्ड फ्रंट सरकार स्टेबल नहीं होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो अभी देयर इज लॉट मोर एक्सपीरियंस कोalition सरकार में। अभी कोalition सरकार करीबन 25 साल हुआ चल रहे हैं, और पिछले 10 साल अगर आप देखें तो कांग्रेस या बीजेपी लेड कोalition ज्यादा स्टेबिलिटी उनको मिल चुका है कंपेयर्ड टू 10-20 साल पहले। और मैं ये कहूंगा कि अगर आप गवर्नेंस देखें, इसमें भी बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। और अगर आप कंपेयर करें गवर्नेंस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और री इलेक्शन का वो राजनीतिक ताकत ग्राउंड लेवल पे, तो मुझे लगता है ये जो रीजनल लीडर्स के बारे में आप बात कहते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रूवन लीडर्स हैं। नवीन बाबू उड़ीसा में 3 बार जीत चुके हैं, अभी स्थिति बहुत उनका अच्छा है। नीतीश कुमार जी भी जीत चुके हैं, और अदर रीजनल लीडर्स आर प्रूवन लीडर्स इन बोथ गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, पिछले 22 साल में अगर कोई एक नेशनल बजट को ड्रीम बजट कहा गया था, वो एक थर्ड फ्रंट गवर्नमेंट का ही था। थर्ड फ्रंट गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं या नकवी साहब, क्या मेंटली आप तैयार हो रहे हैं कि हो सकता है जैसा वीपी सिंह की सरकार में या नवासी में आप लोगों ने बाहर से सपोर्ट दिया था? भाई, आपकी सीटें तो अब किसी राज्य में उतनी ज्यादा बढ़ती हुई दिख नहीं रही हैं, भले ही आप नरेंद्र मोदी का गुब्बारा खड़ा कर रहे हो, थर्ड फ्रंट को सपोर्ट करना चाहेंगे बाहर से? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, क्रेडिबल गवर्नमेंट हो, और गुड गवर्नेंस के साथ, सुशासन के साथ चलने वाली सरकार हो। ये तो देश चाहता है। पूरा देश इस बात के लिए इस वक्त आंदोलित भी है, और पूरी तरह से एक सेंटिमेंट भी है देश के लोगों का। जहां तक सवाल है थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट, जब भी चुनाव होते हैं तो इस तरह की बातें चलती हैं, और डेमोक्रेसी में ये इन बातों को चलना मैं मानता हूं कि नाजायज नहीं है। लेकिन लड़ाई सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी होगी। भारतीय जनता पार्टी का सुशासन, जब मैं बात कहता हूं तो मैं सुशासन राज्यों का तो जो है वो है।
हमारा जो अटल जी के नेतृत्व में जो एनडीए था, जिसमें कि पांडा जी की भी सरकार की पार्टी थी, जो बहुत सी पार्टियां ऐसी है जो ऑन डेपुटेशन जो है वो यूपीए में इस समय है, लेकिन कल को अगर भारतीय जनता पार्टी ताकत के साथ आती है तो वो हमारे साथ होंगे। इसी ताकत पर सवाल खड़े कर रहे हैं नकवी जी, क्योंकि आज आपके साथ वाजपेयी जी नहीं है, आज आपके साथ नरेंद्र मोदी हैं। वो नरेंद्र मोदी जो 2009 में मुंबई की सीटें तक नहीं निकाल पाए थे वहां प्रचार के बावजूद, जबकि वहां मुंबई के हमले हुए थे, उतने बड़े हमले हुए थे। नरेंद्र मोदी जी तब भी हमारे साथ थे, हमारे साथ तब भी हमारे जो सैद्धांतिक, हमारी जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट थे तब भी थे, तब भी हमारे साथ 24 पार्टियां थी और आने वाले दिनों में भी 24 पार्टियां उससे ज्यादा होंगी। आप चिंता मत करिए, देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। चलिए, भक्तचरण दास जी, नकवी जी कह रहे हैं कि काफी उनके पुराने सहयोगी हैं जो ऑन डेप्यूटेशन इनफैक्ट यूपीए में गए हुए थे, शायद वापस आ जाएंगे इंडिया की फोल्ड में इस वक्त। आपको लग रहा है कि चूंकि ऐसे भी आप राहुल गांधी के अंदर एक ऐसा रिलक्टेंट लीडर है जो साफ तौर पर कमान संभाल नहीं रहे हैं, क्या आप लोग आउटसाइड सपोर्ट देना चाहेंगे किसी तीसरे मोर्चे को? आप देखिए, अगर मुख्तार अब्बास जी इस सपने में है तो सपना देखना बुरा बात नहीं है। सवाल यह है, थर्ड फ्रंट या कोई भी फ्रंट, हर व्यक्ति अपने, हर रीजनल पार्टी अपने अपने जगह पर है। मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूं। जय पंडा जी मेरे राज्य से हैं और हमारी उड़ीसा राज्य की सरकार का विफलता या सफलता का भी आंकड़ा देना नहीं चाहता हूं, लेकिन देश को जरूरत क्या है? देश में अंदर जितना चुनौती है बाहर भी उतना चुनौती है। वैसे स्थिति में एक स्थिर सरकार ही देश को आगे ले जा सकता है। और स्थिर सरकार कौन दे सकता है? केवल समभावापन्न व्यक्ति, संगठन, व्यक्ति नहीं, समभावापन्न के नाम पर सर लोगों को दे क्या रहे हैं? आप पॉलिसी पैरालिसिस दे रहे हैं, आप ऐसी गवर्नेंस दे रहे हैं जिसमें कैबिनेट में जो मंत्री पद दिए जा रहे हैं 86 साल के बुजुर्गों को दिए जा रहे हैं। किस स्थिरता की बात कर रहे हैं आप? देखिए गवर्नमेंट में बड़े से बड़े जितने भी व्यक्तित्व, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो भी खराब हुआ है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया गया है। ये एक प्रोसेस है, सरकार चलना एक प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें कहीं हम पीछे नहीं हटे हैं, हम आगे ही बढ़ रहे हैं और केवल कांग्रेस ही समभावापन्न लोगों को लेकर के एक स्थिर सरकार भविष्य में दे सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस के पास सीटें नहीं आती हैं जिसके चांसेस ज्यादा हैं, एक नीतीश कुमार जैसे नेता अगर किसी ऑल्टरनेटिव फ्रंट को लीड करते हैं, नीतीश कुमार की तारीफें आज इन दिनों आप लोग कर रहे हैं, उन्हें सेक्युलर बता रहे हैं, उन्हें सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, क्या नीतीश कुमार तरीके नेता अगर एक ऑल्टरनेटिव फ्रंट को लीड करते हैं कांग्रेस बाहर से समर्थन देगी? नहीं, हम ना नीतीश कुमार का या ना किसी और नेता का तारीफ कर रहे हैं। तारीफ व्यक्तिगत करने में हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक संगठन या दल अपने अपने राज्यों में है या अलग अलग जगह पे है, हर इसका शुरुआत जो है कोई राजनीतिक सिद्धांत और इससे हुआ था। तो इसलिए जो भी लोग आगे एक सिद्धांत तौर पर राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं, राज्यों को आगे ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए राजनीतिक पहल और अमल नहीं, मेरा ये कहना है कि अब तक जब भी अमल दोनों चीज करना पड़ेगा। देखिए, अब पहल और अमल दोनों चीज राज्यों की पार्टियों को भी करना पड़ेगा और केंद्र की पार्टियों को भी करना पड़ेगा। देखिए, अब तक जब भी मैं सुनता हूं केंद्र के जितने भी स्पोक्स पर्सन आते हैं वो इस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं कि आखिर में 9 साल में और खास करके पिछले 4 साल में ये पॉलिसी पैरालिसिस क्यों हुई है, क्या हुआ है कि जिसकी वजह से आप कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये होना चाहिए, मैंने शुरुआत में कहा था स्मिता कि हम लोग बात करते हैं कि राहुल गांधी बनाम मोदी, वो ठीक है टेलीविजन के लिए, लेकिन देश में क्या आफत आ गई है, हमारी जो इकोनॉमी है, आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, जो रुपये की जो क्राइसिस है, जो रुपये की क्राइसिस है, वो ऐसी स्थिति पर आ गई है कि रुपये 60 तक पहुंच गया है, इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। इस पर कोई सोच विचार नहीं है। इसमें क्या ठोस कदम सरकार उठा रही है? चिदंबरम जी और आनंद शर्मा 1-2 बैट्समैन रह गए हैं जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिए जाते। और जब निर्णय नहीं लिए जाते उसके लिए 2 कारण बताए जाते हैं। एक की एक्सटर्नल फैक्टर्स की विदेशी की पूरे दुनिया में स्थिति बिगड़ गई है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते। या तो कहते थे इसके पहले कि गठबंधन की मजबूरी है। अब मेरा यह पूछना है कि अगर हमें अगले 12 महीने में फोकस करना है तो फोकस होना चाहिए कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस से हम किस तरह से उभर कर आएंगे।
इस समय ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना तीसरा फ्रंट कोई एक ऐसा विकल्प हमें दे रहा है जिससे लोगों में विश्वास पैदा हो कि किसी भी एक पार्टी या किसी भी एक व्यक्ति के पास एक पूरा प्लान है जिससे ये आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। नरेंद्र मोदी भी जो है वो मल्टी ब्रांड एफडीआई रिटेल अपोज करते हैं, वो जीएसटी अपोज करते हैं, कहते हैं कि मैं रिफॉर्मर हूं, लेकिन जब कोई केंद्र कोई रिफॉर्म एजेंडा लाता है तो उसका वो विरोध करते हैं। तो ये विरोध की राजनीति में देश को नुकसान हो रहा है। जी, ये मतलब सरकार जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही और विपक्षी जो है वो विरोध के अलावा और की राजनीति कर नहीं पा रहे। जी नकवी जी, आप पहले रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर मैं भक्तचरण दास से भी रिएक्शन लूंगी जरूर। देखिए, बिल्कुल सही बात है जो अभी राजदीप जी ने कही कि आज रुपया कंगाल हो रहा है, डॉलर मालामाल हो रहा है। मोदी जी को लेकर जो बात कर रहे हैं वो भी सही है। उदारवाद के रास्ते पे खड़ा हो गया है। आज बच्चा जब देश में पैदा हो रहा है तो 17,000 से 18,000 रुपए का विदेशी कर्ज लेकर अपने सर पे पैदा हो रहा है। आज जिस तरह से देश में हालात खड़े हुए हैं, उन हालात में आज ये नॉन परफॉर्मर गवर्नमेंट, करप्शन और स्कैम नकवी जी, आप राजनीति की इन बातों से तो इत्तेफाक रख रहे हैं कि आप इस मुद्दे से भी इत्तेफाक रख रहे हैं कि जहां तक बीजेपी का सवाल है, आप विरोध की राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और अपने घर को भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से सारा फोकस इसी में है कि भाई आडवाणी जी नाराज है, कोई सहयोगी नाराज है, मुद्दों को नहीं उठा पा रहे हैं। राजदीप जी जो बात कह रहे हैं उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर देश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं आया है तो गुजरात में आया है। गुजरात की सरकार की नीतियों के ये गलत है, ये गलत है, ये आंकड़े गलत है, आपके आंकड़े गलत है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अभी भी आता है, गुजरात में नहीं आता। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। आपके 3D इमेजेस की तरह इन्फ्लेटेड इमेजेस हैं यहाँ। नहीं, मेरी छोटी सी बात है, मेरी छोटी सी बात करके विदेशी निवेश के पक्ष में है। सर, मेरा ये कहना है कि क्या किसी पार्टी ने कोई एक ऐसा ठोस इकोनॉमिक एजेंडा देश के सामने दिया है जिससे देश में विश्वास हो कि स्थिति बदल सकती है? सबसे बड़ा सवाल आज देश के सामने वही है और इस सवाल पर कोई नेता। बहुत छोटी सी बात, छोटी सी नकवी जी, क्योंकि मुझे दूसरे अपने पैनलिस्ट को भी इंक्लूड करना है। हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करी, उदारवाद की बात करी। हमने जब उदारवाद की बात करी आप उसको अपोज करते हैं। महंगाई दर 3% उसी उदारवाद को अपोज करते हैं। महंगाई की दर 12% पहुंच गई। हमने जब उदारवाद की बड़ी बात करी तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो 8.5% थी। अब क्या हो गई? इनके उदारवाद में 5% पे ठहर गई। जी आज अगर नकवी जी, ये विरोध की राजनीति संसद और संसद के अंदर बाहर दोनों तरफ देखने को मिलती है। भक्तचरण दास जी, प्लीज क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिए। राहुल गांधी 2014 में मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे या फिर संगठन को ही मजबूत करते रह जाएंगे? चुनौतियां राहुल गांधी, स्पीकर राहुल गांधी ने आज तक किसी भी इकोनॉमिक रिफॉर्म पर बात की है? क्या राहुल गांधी ने किसी भी इकोनॉमिक रिफॉर्म पर बात की है? जो हुआ आप कह रहे हैं और 10 गुना हो गया। भक्तचरण दास जी, प्लीज मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूँ। बावजूद भी राहुल गांधी ने किसी भी इकोनॉमिक मुद्दे पर भक्तचरण दास जी, एक डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ रहे हैं, क्या राहुल गांधी का कोई आर्थिक विजन है देश के लिए 2014 तक? क्या वो संगठन को ही मजबूत करते रहेंगे या देश को एक आर्थिक विजन देंगे? देखिए, उनका जो आर्थिक विजन है ये आम जनता को, आम इंसान को आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करने के साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना चाहते हैं। भक्तचरण दास जी, वो आर्थिक विजन हमें नजर नहीं आता। जय, ये शो खत्म करने के पहले आपसे जानना चाहूंगी, जो दिक्कत बीजेपी कांग्रेस की है, जब थर्ड फ्रंट की भी लोग बात सुनते हैं तो इमेजेस आते हैं वीपी सिंह की, चंद्रशेखर की, एचडी देवेगौड़ा की। वो जो बैगेज है वो आपके लिए भी बड़ी दिक्कत है। आपके भी जो नेता हैं वो सारे के सारे आज निश्चित रूप से एक कोहेरेंस लाने में शायद कामयाब ना हो पाए। या मुझे पूछ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, आखिरी कमेंट्स ले रही हूं मैं, जय पांडा प्लीज। नहीं, मैं ये कहूंगा जी, मैं ये कहूंगा कि आप पुरानी बातें को अभी मत उठाइए, क्योंकि वो 17 साल पुरानी बात है या 20 साल पुरानी बात है। इसमें बहुत कुछ तरक्की हो चुकी है इन पॉलिटिकल कोalition मैनेजमेंट में। और जो स्टेबिलिटी के बारे बात कर रहे हैं वो उनका तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे आप अभी सुन चुके हैं। मैं और तूतू में घुसना नहीं चाहूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो आप थर्ड फ्रंट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। ये अभी एक आइडिया है जिसको हम पसंद करते हैं या इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इट स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू प्रोसीड। चलिए, तीसरा मोर्चा काट की हांडी है, काफी बार चूल्हे पर चढ़ चुकी है, न जाने कितने बार चढ़ेगी। और ये भी मुमकिन है कि 2014 में शायद उनको एक्सटर्नल सपोर्ट की